नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और शुरू हो चुका है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे अनंत सिंह पर फायरिंग की खबर की, क्योंकि अनंत सिंह पर फायरिंग हुई है और इसके साथ ही समझिए जलगांव में कैसे हुआ ट्रेन हादसा और समझिए कैसे मांझी मझधार से निकालेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आरजेडी को कौन बोलेगा बाय बाय। तो शुरुआत हम पॉलिटिकल खबर से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी अपराध जगत की और तड़ातड़ चली गोलियों की। बिहार के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार की शाम को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर सोनू मोनू गैंग ने जमकर फायरिंग कर दी। घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूर्व विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा गांव के दौरे पर थे। उसी दौरान गैंगस्टर सोनू मोनू ने उन पर हमला किया है। बताया जाता है कि सोनू मोनू गिरोह के गुंडों ने गांव के एक परिवार को जमकर पीटा था और घर से बाहर करके ताला लगा दिया था। जब इस बात की खबर अनंत सिंह को हुई तो वे गैंगस्टर के घर पहुंच गए। दरवाजे पर अनंत सिंह की दस्तक होते ही दोनों भाई सोनू मोनू फायरिंग करने लगे। हालांकि इस गोलीबारी में अनंत सिंह बाल बाल बच गए हैं। गोलीबारी के बाद सोनू मोनू फरार हैं। गोलीबारी की वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। नौरंगा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बाढ़ डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। उसके आधार पर बेहतर कार्रवाई। 2005 में पहली बार विधायक बने अनंत सिंह की पहचान बाहुबली नेता के तौर पर है। 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में उन्हें बरी कर दिया था, जिसके बाद 16 अगस्त को अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे। अनंत सिंह पर जानलेवा हमला होना एक बड़ी साजिश हो सकती है और इसके बाद इलाके में गैंग वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बार फिर से मोकामा गैंग वॉर की राह पर चल पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ पूर्व विधायक अनंत सिंह खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे ही जानते कि आखिर आज क्या क्या हुआ था। अनंत जी, आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ? बोले। हाँ, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे बताइए कि आप वहां पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 60 से 70 राउंड की फायरिंग हुई। अपना गाँव में थे। हाँ, लोग वहाँ से कांटे खींचते आए, जिनको घर में ताला लगा दिया था, लड़की की दांत तोड़ दिया था, बूढ़ी की दांत तोड़ दिया था, मारा पीटा था। लोग हमारा कहने के लिए आए, वहाँ का विधायक तो लोग आए कहने के लिए, हम बोले कि जाके डीएसपी साहब के कहो। तो गया कहने के लिए, फिर दूसरी घंटा के बाद पता लगाया गाँव करने, फिर आए दूसरी जगह कहने के लिए कि ये हम लोग के भी मारिए रहा साहब, हम चलते हैं। उसको घर हम हाले के पहले हमसे उसको संगत नहीं था, लेकिन हाले उसको घर गए, बीच जोड़ के हम गए तो उसको बोला, कहेंगे कैसा जुलूम कहे करता, ताला खोल दो। हम 2 आदमी भेजे बुलाने के लिए, ताला खोलवा। उसके बाद गए 2 आदमी भेजे, उसको बुला के लाभ कहेंगे कैसा जुलूम कहे करता। जब उसको बुलाने के तुमको तो गोली चला दिया। तब जो लोग हमला था उसको बचाव में इनने से भी अपना किया करवाई। वो आदमी के हमारा गर्दन में गोली लग गई। अनंत जी, फायरिंग की नौबत क्यों आ गई? क्या आपसी रंजिश कोई ऐसी कोई बात है? नहीं, इतने को बात था। गरीब गुरबा जो घर बंद के लिए था, हाँ, उसको खोलवाए जाके। अच्छा। वो टैक्स मांगता था, वो हम जाकर रोके, उसको बोले समझाने के लिए, भेजे आदमी लाने के लिए जी। तो वो आदमी पर गोली चला दिया। हम लोग गोली चला दिया। तो अनंत जी, आपको टारगेट करके गोली चलाया गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 60 से 70 राउंड की गोलीबारी हुई है। नहीं, सब झूठ है। और आपके साथ कौन कौन लोग? दूर में खड़ा थे, उतना गोली का आवाज हमें। 2 आदमी जो भेजे थे भागर आ रहा था, उसको गर्दन में गोली लगा था। हम ओकरा भेजवावे में लग गए।
ठीक है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोनू मोनू जो गैंग है उनकी तरफ से ये फायरिंग किया गया था। सोनू मोनू के बाप 3 वो आदमी था, वो जखरे को लोग पहुंचा तो तीनों लगे रहा था, हमारा आदमी दोनों भाग रहा था। 10 जगह गोली था, गोली में एगो का खून गिरते आ रहा था, भागल गर्दन में लगा था गोली, वो तीनों लगे ले आ रहा था। तो आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, हम तो रोड पर थे, हम तो बहुत दूर में थे, हम तो सुने तब बढ़े होने। किसी को गोली लगी भी है क्या आनंद जी? हाँ लगी है, जो तुमको बुलाने के लिए गया हाँ उसको जो गोली चला दिया, सोनू मोनू पर बाप तीनों था, जो गोली लगा गर्दन में। उनकी हालत कैसी है अभी? ठीक है? हालत तो हमारी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पटना में गए हैं। दोनों समर्थक को गोली लगी है या एक को? ना एक को, जो हमारा तरफ से तुमको बुलाने के लिए गया। अच्छा अच्छा, तो सत्तर के थोड़ा गोली कैसे लगता, हमारा आदमी ने उसको बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो इतनी सी बात पे गोलीबारी, कुछ इसके पीछे और वजह आपको लगती है या सिर्फ इसी बात को लेकर? आपको वजह नहीं लगता है, वो सबसे हमको बातचीत दे रहा था, हाले घर पर बुला के ले गया, हम गए, उसको इतना मन बढ़ गया कि गंगा जी का किनारा है, आप लोग पत्रकार हैं, उसको फोटो खींच के देखिए, नहाने लायक नहीं रह दिया है। ललन बाबू सांसद है, तो माला पहना देता है, और जो पुलिस को ले थप्पड़ करता है, देखो दरोगा वीडियो को गलत बना दिया है, डर से उसे कहता शहर सुनता है, देखिए किनारे देखिए कि कौन तसक किया हो जाकर। शुक्रिया अनंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ फोन लाइन पर खुद पूर्व विधायक अनंत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके 2 समर्थक वहां गए थे और जिन पर गोलीबारी चला दी गई। हालांकि अनंत सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे और ताला तोड़वाने के लिए उन्होंने भेजा था और तभी बताया जाता है कि दूसरे पक्ष की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें अनंत सिंह के एक जो समर्थक हैं उन्हें गोली लग गई है और समर्थकों पर फायरिंग हुई थी। और अब आप इस पूरी खबर को समझिए। अनंत सिंह पर फायरिंग के खबर के मायने आपको समझाते हैं। देखिए पहले अनंत सिंह को समझना पड़ेगा और उसमें भी सबसे पहले अनंत सिंह के राजनीतिक सफर को समझना पड़ेगा। अनंत सिंह सक्रिय राजनीति में 2005 में आए और 2005 का चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर लड़ा था। 2010 में अनंत सिंह दोबारा विधायक बने, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार से कुछ अनबन हुई और अनंत सिंह 2015 में निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े और एक बार फिर से मोकामा से विधायक चुने गए। 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने, लेकिन महज 2 साल बाद यानी कि 2022 में AK-47 के केस में नाम आने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अनंत सिंह के सियासी सफर के बारे में अगर हम बात करें तो अनंत सिंह पर हुई फायरिंग की खबर को भी आप समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए 3 दशक पहले यानी कि 90 के दशक में चलना पड़ेगा। ये वो समय था जब बिहार में जातीय संघर्ष चरम पर था। फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा की जो लड़ाई है वो चल रही थी और उसी दौर में अनंत सिंह बाढ़ मोकामा के क्षेत्र में भूमिहार रक्षक के तौर पर उभरे थे और देखते ही देखते अनंत सिंह की पहचान उस इलाके में बाहुबली के तौर पर होने लगी। अनंत सिंह पर फायरिंग की खबर को अब आप समझिए। अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक हैं और बाहुबली के तौर पर अनंत सिंह की पहचान है। सिर्फ बाढ़ या मोकामा ही नहीं, बल्कि बिहार में अनंत सिंह की पहचान छोटे सरकार के नाम से होने लगी। इन्हें छोटे सरकार के नाम से भी कहा जाता है। अनंत सिंह विधायक बन गए, लेकिन उनकी चर्चा विधायकी से ज्यादा अजब गजब काम को लेकर होने लगी। चर्चा का विषय बना अनंत सिंह का अलग अंदाज में जवाब देना और अजगर के साथ फोटो खिंचवाना, बग्घी पर बैठकर विधानसभा जाना और सोनपुर मेले में आए लालू प्रसाद के घोड़े को खरीद लेना। इसी बीच अनंत सिंह पूरे देश में तब सुर्खियों में छा गए जब खबर आई कि उनके घर से एक AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है। हालांकि बाद में 14 अगस्त 2024 को अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए और बाहर आ गए। अब खबर तो समझिए। अनंत सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी है। अनंत सिंह ने कहा है कि फायरिंग की जगह पर वो नहीं थे। अनंत सिंह आसपास के किसी गांव में थे। मतलब अनंत सिंह जहां
फायरिंग हुई थी वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि समर्थकों पर फायरिंग हुई है और एक समर्थक को गोली भी लग गई। पटना में घायल समर्थक का इलाज चल रहा है। अभी फोन कॉल पर भी अनंत सिंह जुड़े थे तो उन्होंने बताया कि जो फायरिंग की घटना हुई है वहां पर अनंत सिंह खुद मौजूद नहीं थे, बल्कि वो किसी और गांव में मौजूद थे। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो वहां पर गए थे ताला तुड़वाने के लिए और इसी बीच उनके समर्थक पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें एक समर्थक को गोली लगी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में आज एक बड़ा रेल हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद लोग ट्रेन से कूदने लगे। वहीं दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस के आने से लोग उसकी चपेट में आ गए। ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जलगांव की वो तस्वीर है जहां बताया जा रहा है कि आज ये बड़ा रेल हादसा हो गया। इसमें करीब अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 40 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन पर जो यात्री थे वो कूदकर भागने लग रहे थे। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन दो स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहां पे जो जगह है वहां पे पहुंचाई जा रही है। और अब आप ये समझिए कि कैसे हुआ जलगांव में ट्रेन हादसा। दरअसल पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। ये वो ट्रेन है जिस पर यात्री सवार होकर लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रहे थे और अचानक पुष्पक एक्सप्रेस के B4 कोच में स्पार्क हो जाता है। थोड़ी सी स्पार्क होती है और इसी स्पार्क की वजह से ट्रेन को रोकने के लिए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया ताकि ट्रेन रुक जाए और लोगों के बीच जो घबराहट है उसे कम किया जा सके। इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से पहियों में घर्षण हुआ और पहियों से चिंगारी निकलने लगी और पहियों से धुआं भी निकलने लगा। और इसी सब चीज को देखकर पहियों के नीचे से धुआं निकला तो यात्रियों को ऐसा लगने लगा कि ट्रेन में आग लग गई है और ट्रेन में आग की अफवाह यात्रियों के बीच में फैलती चली गई। और जाहिर सी बात है, अचानक ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक के साथ रुकती है, उसमें धुआं निकलता है, आग लगने की खबर फैलती है तो लोग काफी ज्यादा डर गए और लोग आग की अफवाह सुनने के साथ ही वहां से भागने की कोशिश करने लगे। जिस समय ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी उसी समय दूसरे ट्रैक पर बेंगलुरु के यशवंतपुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। ट्रेन में आग की अफवाह फैली तो 50 से 60 यात्री दूसरी ओर के ट्रैक पर कूद पड़े, लेकिन दूसरे ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और अगर हम बात करें कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में, फिर वो यात्री जो हैं वो आ जाते हैं। कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कहां हुआ है यह हादसा, इसके बारे में बात करें तो जलगांव मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं यह हादसा हुआ है। यात्रियों को दूसरे ट्रैक की ट्रेन दिखाई ही नहीं दी क्योंकि हादसे की जगह एक शार्प टर्न था और दूसरी तरफ से आती ट्रेन उस टर्न की वजह से यात्रियों को दिखाई नहीं दी और यात्री भी काफी घबराहट में थे। ऐसे में वो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट कर जीतन राम मांझी की सफाई के बाद अब उनका बयान सामने आया है। मांझी ने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। जब तक हैं तब तक एनडीए और पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं। जब तक हैं एनडीए में ही रहेंगे।
पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। यह बयान केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांझी का है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के अपने बयान पर जितन राम मांझी ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दी और उसके बाद जितन राम मांझी का ये बयान भी सामने आया है। तो इतना बड़ा विश्वास जो हम पर उन्होंने जताया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हमारी जाति का संस्कार है। जब तक हम हैं तब तक रहेंगे। एनडीए में हैं, रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, रहेंगे। जितन राम मांझी ने बिहार चुनाव पर भी ये साफ कर दिया कि सीएम नीतीश के नाम पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुटता से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेगा। वहाँ हम लोग सब तय कर लिया है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के द्वारा ही होगा। अपने बयान पर दी गई जितन राम मांझी की सफाई पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जितन राम मांझी ने एनडीए में संशय उठाने वाले को करारा जवाब दिया है। एनडीए एक है और एक रहकर चुनाव जीतेंगे। मांझी जी ने खुद सफाई दे दी। अब मुझे लगता है उनका बयान कई ऐसे संशय जो उठाने की कोशिशें हो रही थी, उसका करारा जवाब है। आपको बता दें कि 15 और 21 जनवरी को जितन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बयान दिया था। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि मांझी के मन में क्या है, लेकिन मांझी ने 24 घंटे के अंदर बयान देकर स्थिति को साफ कर दिया है कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। महाकुंभ में बुधवार को एक और इतिहास रच दिया गया। प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और फिर सरकार के सभी मंत्री संगम में स्नान करते हुए नजर आए और ये दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। बाईस जनवरी की तारीख अब सरकार के अभिलेखों में बड़े इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। पूरी योगी सरकार महाकुंभ पहुंची। प्रयागराज के इतिहास में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार का दिन खास रहा, क्योंकि प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद सभी मंत्री संगम की ओर रवाना हो गए। बसों का काफिला कुछ ही देर के बाद संगम नोस पहुंच गया। अब जो तस्वीर आपके सामने है उसमें देखिए कैसे पूरी सरकार मिनी क्रूज पर सवार है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर सरकार के सभी मंत्री बीच धारा में पक्षियों को दाने डाल रहे हैं और साइबेरियन पक्षी भी इस पल में अटखेलियां कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी महाकुंभ के लिए एक नया अध्याय लिख चुकी हैं। नदी की बीच धारा के बीच सरकार की बोट फ्लीट और बार बार छोटे स्टीमर से सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट मोड पर हैं। कुछ ही देर में पूरी सरकार उस जगह पर पहुंच गई जहां स्नान का प्लान था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया तो फिर एक के बाद एक मंत्री भी डुबकी लगाते नजर आए। दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्रियों ने स्नान किया, लेकिन अगले ही पल जो नजारा दिखा उसे देखकर हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। मंत्री पवित्र जल से ही अटखेलियां करते दिखे और ये नजारा भी कैमरे में कैद हो गया। स्नान के बाद संगम तट पर भव्य आरती भी शुरू हो गई। मंत्रोच्चारण के साथ आरती का ये माहौल पूरी तरह से महाकुंभ की भक्ति में तब्दील हो गया। अब ये तस्वीरें हमेशा के लिए इतिहास बन गई हैं। संगम में बीच धारा के बीच पूरी सरकार और आस्था की डुबकी लगाते मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद, मंत्रोच्चारण और आरती के साथ भव्य नजारा आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगा। बहरहाल योगी सरकार ने महाकुंभ के जरिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी से दूरी बना ली और अब प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। कल शोभा प्रकाश कुशवाहा आरजेडी से इस्तीफा देने जा रही हैं। इस्तीफे के बाद शोभा प्रकाश जेडीयू में शामिल होंगी। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े चेहरे हैं लालू प्रसाद और करीब 35 साल से उनके साथ साय की तरह साथ रहे हैं जगदानंद सिंह। पर यह साया पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। चंद दिनों पहले लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के मंच पर लालू प्रसाद के करीब 50 साल पुराने मित्र और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम की कुर्सी नहीं दिखी। और यही नहीं, कार्यक्रम में जगदानंद सिंह नहीं दिखाई दिए। इसके बाद जगदानंद सिंह को लेकर कयासबाजी का बाजार तेज हो गया। अभी जगदानंद सिंह को लेकर खड़े हुए सवालों का जवाब मिल भी नहीं पाया था कि आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा प्रकाश कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। गुरुवार यानी 23 जनवरी को शोभा प्रकाश कुशवाहा आरजेडी से इस्तीफा देने जा रही हैं। आरजेडी में अब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का कोई जरूरत ही नहीं रह गया। जो समर्पित हैं, जो समर्थवान हैं, जो निष्ठावान हैं, ऐसे वर्करों की वहां पूछ नहीं। अब सवाल है कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं खे? क्योंकि चुनावी साल में जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी से दूरी बना ले और प्रदेश उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ने का फैसला कर ले तो सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।